बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, द वेरी इंपॉर्टेंट, इजी बेटा और वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सिंपली डिफिनीशन अगर कर लेते हैं, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोसेस एंड देयर प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने क्या कहा, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका यूज और देयर प्रोसेसेस एंड देयर प्रोडक्ट किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। ओके बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी पर और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। इससे हम ड्रग्स बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, वैक्सीन, लॉट ऑफ जो है एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। वो सारे इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, डीएनए लोकेशन जो है, जीन लोकेशन जो है, लॉट ऑफ इसके फ़ायदे हैं। अच्छा बेटा, डेयरी प्रोडक्ट मुख्तलिफ बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट, ये सारे। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा क्लोनिंग ऑफ जीन या जीन क्लोनिंग ऑफ जीन या जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग मीन टू मेक कॉपी ऑफ अ जीन, सिंपली इट्स मीन व्हाट, टू मेक कॉपीज ऑफ अ जीन। किसी भी जीन की कॉपीज बनाने के अमल को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग ऑफ जीन या जीन क्लोनिंग कहते हैं। ओके बेटा, जीन क्लोनिंग हम किस तरह करते हैं? तो बेटा जीन की जो हम कॉपी बनाते हैं ये दो तरीकों से हम कर सकते हैं बेटा। तो एक जो है हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या है बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। और दूसरा बेटा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इन दो प्रोसेसेस के जरिए वी कैन मेक लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ व्हाट, अ जीन। ओके बेटा, तो सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है बेटा? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वी मेक व्हाट, रिकम्बिनेंट डीएनए। इसमें हम क्या बनाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिंपल रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो बेटा अगर आ जाए रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, अ डीएनए which have a gene from two different sources is called what, recombinant DNA। एक ऐसा डीएनए है जिसमें जीन हमारे पास टू डिफरेंट सोर्सेस के मौजूद हो, ह्यूमन के और बैक्टीरिया के। सही है, लेट्स सपोज। तो अब एक डीएनए है जिसमें ह्यूमन जीन भी मौजूद है और बैक्टीरिया की भी जीन मौजूद है। तो अब इस डीएनए में जीन फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, तो सच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड व्हाट, रिकम्बिनेंट डीएनए। और रिकम्बिनेंट डीएनए को हम बनाएंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके बेटा, अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिंपल मैंने कहा कि जीन क्लोनिंग इसमें हम करते हैं। सही, तो बेटा जीन क्लोनिंग जो है इसमें हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए है बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है अभी बात करेंगे। दूसरा बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हमें चाहिए बेटा इसके लिए मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। ओके बेटा, इसके साथ साथ जो है मॉलिक्यूलर ग्लू भी चाहिए हमें। इसके साथ साथ बेटा हमें चाहिए वेक्टर, और इसके लिए हमें चाहिए बेटा एक्सप्रेशन सिस्टम। तो आज इन सब पर हम बात करेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वी नीड व्हाट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर glue or vector or expression system. So these all are required for what recombinant DNA technology. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट।
जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे इसकी। अच्छा ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द जीन विच वी वांट टू बी क्लोन इज कॉल्ड व्हाट? जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? जीन विच वी वांट टू बी क्लोन, वांट टू बी क्लोन, जिसको हम क्या करना चाहते हैं? कॉपी करना चाहते हैं जिसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जीन ऑफ इंटरेस्ट की आइसोलेशन करेंगे किस तरह? तो अब याद रखना, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए, लेकिन इसकी आइसोलेशन करेंगे सबसे पहले किस तरह? तो बेटा इसकी जो आइसोलेशन करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, दो तरीकों से करते हैं, एक वीवो और एक विट्रो। वीवो क्या मुराद बेटा? वीवो जब भी आ जाए इट्स मीन मोबाइल आपके पास, वीवो मोबाइल नहीं बेटा, मोबाइल नहीं है, मोबाइल आपके लिए नहीं कर रहा है। वीवो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, विट्रो जो है वो क्या है? आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइसोलेशन अगर हो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो उसको हम वीवो कहेंगे, और अगर आउटसाइड हो, लेबोरेटरी वगैरह में हो, जो भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? विट्रो कहेंगे। अच्छा बेटा, फिर वीवो में हम क्या करते हैं? तो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, और यहाँ पे तो बेटा विट्रो में फिर हमारे पास दो तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले विट्रो डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीवो। तो बेटा विट्रो में हम क्या करते हैं? पहले हम फॉर एग्जांपल डीएनए सिंथेसाइजर मशीन है, डीएनए सिंथेसाइजर मशीन है, वो उसको हम कोड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज इंसुलिन जीन का कोड हमें पहले से नोन है, वो कोड दे देते हैं और उसमें डीएनटीपीज वगैरह डाल देते हैं, और डीएनए सिंथेसाइजर हम ये मशीन मेरे लिए क्या बना लेता है? जीन बना लेता है। तो ये जो है डीएनए सिंथेसाइजर मशीन। या दूसरा हम क्या कर देते हैं? दूसरा हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए ले लेते हैं, उस जीन का मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से हम क्या कर देते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ए बेटा मैंने आपसे कहा था ना कि डीएनए से शाबाश आरएनए बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से वापस डीएनए बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो मेथड है, हम मैसेंजर आरएनए से उसका डीएनए बना लेते हैं बाय यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और बेटा यहाँ पे जो डीएनए बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो बेटा इन दो तरीकों से ये जो है विट्रो, अब यहाँ पे भी जीन हासिल हो गया और यहाँ पे भी डीएनए आ गया, तो ये उसका जीन है, सही है। तो इन दो तरीकों से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करते हैं इन विट्रो में। विट्रो मीन आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। या हम क्या करेंगे? तीसरा तरीका वीवो है, और वीवो में हम क्या कहेंगे? डायरेक्टली जो है हम लेंगे, डायरेक्टली कट करेंगे, कट फ्रॉम या ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स। हम सोर्स से इसको डायरेक्टली काट देंगे। लेट सपोज सोर्स इंसुलिन जीन हम हासिल करेंगे, लेट सपोज जाके पेनक्रियास से हम वहां से उसको हटा देंगे, विद द हेल्प कट कर लेंगे, किसके जरिए? विद द हेल्प कट फ्रॉम द सोर्स विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए। किसके जरिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए। डन। तो बेटा या वीवो से हम डायरेक्टली लेट सपोज ये हमारे पास पूरा डीएनए है और यहाँ पे इंसुलिन जीन मौजूद है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे, आइसोलेट कर देंगे। डन। तो बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारे पास तीन तरीके आपको बता दिए, डीएनए सिंथेसाइजर मशीन, दूसरा जो है मैसेंजर आरएनए से, और तीसरा जो है डायरेक्टली सोर्स से काट देंगे। ओके बेटा, तो सोर्स से काटने के लिए हम क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हो या सिंपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कह सकते हो, सही है बेटा। या इसको हम कहते हैं शाबाश मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। डन। अच्छा बेटा एक लफ्ज आएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पीछे पदे जान पे कि हाँ एंडोन्यूक्लियस, और एक है एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या होता है? पॉलीमरेज 1 और 2 उसमें हमने पढ़ा था, पॉलीमरेज 1 टर्मिनेशन में यूज होता है, एक्सोन्यूक्लियस है।
तो बेटा लेट सपोज ये है हमारे पास एक डीएनए, तो बेटा अगर यहाँ से दरमियान से यहाँ पे काटेगा तो इसको हम कहेंगे एंडोन्यूक्लियस। और लेट सपोज ये है हमारे पास एक डीएनए, ये है न्यूक्लियोटाइड ए, ये है दरमियान में अगर कहीं पे भी काटे तो ये क्या है बेटा, ये एंडोन्यूक्लियस। और ये एक डीएनए है जिसमें ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, लेट सपोज ये एक्सटेंड। तो अब यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस क्या है, यहाँ से आके यहाँ से काटता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐसे काटता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। फर्क वाज़ेह हो गया। यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे सिरे से स्टार्ट हो जाता है और एक एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह काटता है। यहाँ पे दरमियान में कहीं पे जाके कट नहीं लगा सकता, बल्कि यहाँ पे स्ट्रैंड से स्टार्ट हो गया और एक एक दो न्यूक्लियोटाइड काटता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। और अगर दरमियान में कहीं पे भी कट लगा सके तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। अच्छा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या सिंपली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। अच्छा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब आ जाए तो आसान सा बता दूं बेटा, ऑब्टेन फ्रॉम। तो बेटा ऑब्टेन फ्रॉम, शाबाश, इसके लिए सोर्स क्या है, फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या आल, तो ओनली बैक्टीरिया। किससे हासिल करते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ जाए, ऑब्टेन फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या आल, ओनली वायरस। समझ आ रही है ना। तो बेटा ये ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर देता है, कट द 2 strands ऑफ डीएनए। ये क्या कर देता है, 2 strands ऑफ डीएनए को काट देता है। किस तरह, इन सच अ वे, कुछ इस तरह काट देता है, कट द 2 strands ऑफ डीएनए। किस तरह, बाय हाइड्रोलाइजिंग द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करके, इन सच अ वे, किस तरह, इन सच अ वे दैट लीव फास्फेट, जो कि लीफ छोड़ देता है फास्फेट ऑन 5 प्राइम एंड OH हाइड्रोक्सल ऑन 3 प्राइम। सही है बेटा, कुछ इस तरह काट देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, कि जो फास्फेट होता है वो 5 एंड पर रह जाता है और जो हाइड्रोक्सल होता है वो कौन से एंड पर, 3 एंड पर रह जाते हैं। किस तरह, तो लेट सपोज ये है हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, सही है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, ये इसका 3 है और यहाँ पे क्या है, OH है 3 एंड पर, और यहाँ पे हमारे पास फास्फेट है 5 एंड पर। डन। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक और हमारे पास क्या है, OH मौजूद है, और यहाँ पे लेट सपोज एक और जो है 3 एंड पर यहाँ पे OH है, और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस है, यहाँ पे फास्फेट है। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये क्या कर लेता है, यहाँ पे कट लगा लेता है। तो जब कट लगा लिया यहाँ पे, तो अब देखो क्या रह गया, 5 एंड पर फास्फेट और 3 एंड पर OH। तो इन सच अ वे, कुछ इस तरह काट देता है कि 5 एंड पर फास्फेट और 3 एंड पर OH रह जाता है। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, हाइड्रोलाइज करते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। किस तरह, आपको बता दिया। अच्छा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में और बहुत सी बातें हैं जो आपने सुननी है। अच्छा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने कहा बैक्टीरिया से हम हासिल करते हैं, दूसरा। अच्छा बेटा, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 किस्म के होते हैं। एक बेटा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करते हैं, इसके लिए सॉरी जो कट लगाते हैं बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक लफ्ज आएगा रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, सही है। तो एक आएगा रिस्ट्रिक्शन साइट और दूसरा आएगा रिकॉग्निशन साइट। ये 2 बातें आपने याद रखनी है, एक आएगा रिस्ट्रिक्शन साइट और दूसरा आएगा रिकॉग्निशन साइट। तो बेटा सबसे पहले मैं रिकॉग्निशन साइट आपको बता दूं, रिकॉग्निशन साइट। तो बेटा रिकॉग्निशन साइट जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, जहां पे ये तकरीबन हमारे पास जो रिकॉग्निशन साइट है ये पैलिंड्रोमिक होता है। तो बेटा आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। ये तकरीबन 4 to 8 बेस पेयर है एंड द न्यूक्लियोटाइड
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? 4 to 8 बेस पेयर in the 4 to 8 base pair in the DNA. 4 to 8 base pair in the DNA, which are present, which are arranged in such a way that its sequence is reversed asymmetrically, symmetrically. अच्छा बेटा, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में आपने 4 to 8 base pair in DNA which nucleotide are arranged symmetrically in reverse direction. 4 to 8 base pair in the DNA in which the nucleotide are arranged in a reverse direction, जिनमें से आपके पास न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं किस में? रिवर्स डायरेक्शन में. लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, जी जी जी, लेट सपोज सी, या आसान सा बेटा, पहले ये हमारे पास जो है रिकग्निशन साइट क्या होता है? पैलिंड्रोमिक इन नेचर होता है. पैलिंड्रोमिक इन नेचर क्या मतलब? लेट सपोज जी सी टी मैंने कहा, सही है बेटा, फिर उसके बाद कहा टी सी जी, डन. अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? इसके अपोजिट हमारे पास क्या आएगा? इसके अपोजिट हमारे पास आएगा सी, इसके अपोजिट जी, और इसके अपोजिट क्या आएगा बेटा? इसके अपोजिट ए आएगा. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे जी आएगा, और यहाँ पे सी आएगा. तो यहाँ पे देखो बेटे, जी सी टी ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. यहाँ पे देखो बेटा, सी जी ए और यहाँ पे सी जी ए. तो बेटा 4 to 8 बेस पेयर जो कि न्यूक्लियोटाइड में होते हैं, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं? ये जो है सिमेट्रिक होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक. क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो ये जो रिकग्निशन साइट्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है? ये पैलिंड्रोमिक होता है. और फिर रिकग्निशन साइट में जहां पे ये कट लगाता है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट. तो लेट्स सपोज GCC और फिर उसके बाद GCC, और लेट्स सपोज ये हमने लगा दिया, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाता है? तो अब लेट्स सपोज कट यहाँ पे लगाता है, तो जहां पे कट लगाता है, तो ये सारा क्या है बेटा? ये सारा जो है, ये बॉक्स जिस तरह मैंने बनाया है, ये हमारे पास रिकग्निशन साइट है, और यहाँ पे जहां पे कट लगाता है उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट. समझ आ गई बेटा? बस सिंपल इसमें आपने ये दो बातें याद रखना है कि रिकग्निशन साइट पैलिंड्रोमिक होता है. पैलिंड्रोमिक हमारे पास 4 to 8 बेस पेयर होते हैं, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं. 4 to 8 बेस पेयर which are symmetric in reverse direction. रिवर्स डायरेक्शन में क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे. ओके. और फिर पैलिंड्रोमिक रीजन में जहां पे ये कट लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं. तो रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकग्निशन साइट में आपको फर्क हो गया. अच्छा बेटा, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक और. तो बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हमारे पास दो किस्म के हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दो किस्म के होते हैं बेटा. एक जो है ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं. ब्लंट एंड क्या है बता देता हूँ, ब्लंट एंड. और एक जो है स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है. सही. तो एक ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, दूसरा स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है. ब्लंट एंड से क्या मुराद? लेट सपोज ये हमारे पास डीएनए की 2 स्ट्रैंड. सही. तो इसको यहाँ पे बराबर काट लेता है, कुछ इस तरह कि यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल इस तरह आ जाते हैं. सही. तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्लंट एंड. और स्टिकी एंड में क्या होता है? लेट सपोज ये हमारे पास डीएनए, तो ये एक कट यहाँ पे लगा लेता है, कट यहाँ पे लगा लेता है, तो यहाँ पे जो एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टिकी एंड. तो लेट सपोज ये यहाँ पे आ गया. सही. और फिर यहाँ पे, और दूसरा जो है हमारे पास एक यहाँ पे आ गया, और लेट सपोज ये कट यहाँ पे लगाया हुआ है. डन. तो बेटा एक कट लेट सपोज यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया, तो आसान हो गया. यहाँ पे जो एंड हमारे पास प्रोड्यूस हो गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिकी एंड कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टिकी एंड. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? स्टिकी एंड होगा. लेट सपोज ये है हमारे पास क्या? 2 DNA स्ट्रैंड्स है. अब यहाँ पे 2 DNA स्ट्रैंड्स है. डन. ये 2 DNA स्ट्रैंड्स है, और कट कहाँ पे लग गया? बिल्कुल इक्वली लग गया. लेट सपोज ये यहाँ पे बिल्कुल इक्वली लग गया, तो ऐसे सेपरेट होंगे. अब यहाँ पे ये नॉन स्टिकी एंड है, और लेट सपोज कुछ कट ऐसा लगा कि इसने क्या किया? स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए. तो बेटा अब यहाँ पे अनइक्वली इसको काटा है, और जब अनइक्वली इसको काट दिया, तो अब क्या होगा? जो स्टिकी है ये अब हमारे पास अनइक्वल, तो अनइक्वल में हमारे पास क्या होगा? स्टिकी. ये एक दूसरे के साथ स्टिक होंगे.
तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टिकी एंड प्रोडक्शन, और दिस इज कॉल्ड, अगर पूरा हो तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नॉन स्टिकी या ब्लंटेड। इसको हम एडहेयर एंड बी कहते हैं। डन। अच्छा बेटा, फिर कौन से एंजाइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से एंजाइम जो है ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, आसान सा आपको बता दूं। तो आपके बुक आपने सिर्फ ये याद करना है, बाकी ये नहीं देखना स्टिकी एंड और ये सारा डायग्राम वगैरह, वहां पे आपको इसके बारे में नहीं बता रहे जा रहे, यहाँ पे एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। तो बेटा आपके बुक में सिर्फ 2 ही ऐसे एग्जाम्पल है जो कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, तो सिर्फ ये 2 याद करो। इसके अलावा जो भी आएंगे याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो क्या होंगे, वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे। तो बेटा इसके लिए आपको एग्जाम्पल लू, समा 1 और ही 1, HAE1। अच्छा बेटा इसके लिए एक और भी आपको बता दूं, एक फार्मूला, और फार्मूला क्या है बेटा, तो बेटा इसमें हमारे पास जो S है ये इसका जीनस है, तो इसी तरह अगर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो बेटा आप देखो इसके जीनस में हमारे पास S आया होगा, सही है, और M जो स्मॉल है ये हमारे पास स्पीशीज होता है, ये क्या है, ये इसका जीनस है, और जिसे बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, और ये M क्या है, उसका स्पीशीज है, और ये बाकी A और 1 जो है ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये उसके जो है स्ट्रेन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहते हैं, सब स्पीशीज को कहते हैं। इसी तरह H हमारे पास जो कैपिटल है ये इसका क्या है, जेनस है, बैक्टीरिया का जेनस, और A और ये स्मॉल a जो आ गया ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसके लिए क्या है, ये जो स्मॉल आ गया ये इसके लिए स्पीशीज है। तो इसी तरह H हीमोफिलिस और AE एजिप्टस। तो आप इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, बस फर्स्ट डिनोट जेनस और सेकंड डिनोट व्हाट, जो स्मॉल आ जाता है इट डिनोट व्हाट, इट डिनोट हमारे पास क्या डिनोट करता है, स्पीशीज डिनोट करता है। तो आपके उसमें ये 2 ही एग्जांपल है, समा 1 और HAE1। तो बेटा HAE1 और समा HAE3 और समा जो मैंने कहा 1, ये क्या है बेटा, ये दोनों ब्लंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपके बुक में कोई एग्जांपल समा, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा बेटा, फिर स्टिकी एंड या एडहेयर एंड ये जो प्रोड्यूस करते हैं बेटा, तो इसके अलावा मैंने कहा बस सिर्फ ये 2 याद करो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा क्यों, क्योंकि इसके अलावा जो आएंगे वो स्टिकी एंड, लेकिन स्टिकी एंड में भी फिर 2 किस्म के होते हैं, बस सिर्फ ये 2 आपने याद करने हैं, बाकी इसके अलावा नहीं। तो एक है बेटा 5 ओवरहैंग और एक है बेटा 3 ओवरहैंग। ये क्या होता है 5 ओवरहैंग और 3 ओवरहैंग। तो बेटा लेट सपोज इसको काटा कुछ इस तरह, सही है, और यहां पे, तो बेटा अब अगर देखा जाए जो ओवरहैंग हमारे पास आ रहा है, तो ओवरहैंग कौन सा आ रहा है बेटा, ये जो लांग हमारे पास प्रोसेस आ रहा है ये लांग, तो ये लांग अगर इसको देख ले, ये ओवरहैंग जो आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर 5 होगा, क्या होगा, 5 फास्फेट अगर यहाँ पे मौजूद है इस लांग एंड में, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास 5 ओवरहैंग होगा। और यहाँ पे अगर क्या होगा 3 मौजूद होगा, तो बेटा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, तो ये क्या होगा 3 ओवरहैंग होगा। तो बास स्टिकी एंजाइम जो है 5 ओवरहैंग पैदा करते हैं, बास 3 ओवरहैंग एंड्स पैदा करते हैं। तो बेटा 5 ओवरहैंग जो पैदा करता है वो कौन सा है, और 3 ओवरहैंग जो पैदा करता है वो कौन सा है। तो इसके लिए आसान सा बेटा BAM हमारे पास क्या है, BAMH1 कौन सा है, BAMH1 हमारे पास क्या है, वो BAMH1 हमारे पास 5 ओवरहैंग पैदा कर रहे हैं। 3 ओवरहैंग जो पैदा कर रहे हैं वो है KPN1। क्या है बेटा, KPN1। तो KPN वो एंजाइम है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, 3 ओवरहैंग, और BAMH1 वो एंजाइम है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, 5 ओवरहैंग। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से सिर्फ ये 2 याद करने, इसके अलावा कोई आपके बुक में इसके बारे में जिक्र नहीं है 5 ओवरहैंग या 3 ओवरहैंग। तो बेटा इसमें आपको इनके भी एग्जांपल मिल गए स्टिकी के, सही है, इसके अलावा भी और भी बहुत से आपके बुक में एग्जांपल हैं, याद करने की जरूरत नहीं। डन, ओके बेटा, फिर 5 ओवरहैंग 3 ओवरहैंग ये भी हो गया। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके बेटा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन सच अ वे दैट लीव द phosphate end on 5 phosphate on 5 end OH on 3 end, और फिर उसके बाद ये जो कट लगाता है उस जगह को हम क्या कहते हैं,
रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, वो पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक में हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो रिवर्स होगा, रिवर्स मेथड में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और दूसरा फिर उसमें हमने बात की कि ये टू टाइप ऑफ एंड प्रोड्यूस करता है, एक टू टाइप ऑफ कट लगाता है, एक ब्लंट और दूसरा जो है वो हमारे पास स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है वो दो एग्जांपल आपने याद रखने हैं, समा 1 और ही 3। तो ये दो जो है एंजाइम, इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्टिकी एंड में फिर हमारे पास दो किस्म का होता है, 5 ओवरहैंग और 3 ओवरहैंग। 5 ओवरहैंग में क्या है, वो हमारे पास क्या है, BMH1, और 3 ओवरहैंग में क्या है, शाबाश, KPN1। क्लियर? ओके बेटा, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ये बात है। दूसरा हमारे पास है वेक्टर। तो बेटा वेक्टर क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड द एक्सप्रेशन सिस्टम। तो अपना हमारा जो DNA होता है, अपना जो जीन्स होता है, उसको एक्सप्रेशन सिस्टम लाइक बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ले जाने के लिए एज अ व्हीकल यूज होता है वेक्टर। और वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ये प्लाज्मिड भी हो सकता है जो कि बैक्टीरिया से लेते हैं, और ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। तो प्लाज्मिड भी हो सकता है, फेज भी हो सकता है। और बेटा अगर प्लाज्मिड और फेज का कॉम्बिनेशन हम ले तो उसको हम कहते हैं कास्मेट। इनसे हम बना सकते हैं कास्मेट। तो ये आपने याद रखना है। तो कास्मेट क्या है, मैंने कहा ये प्लाज्मिड भी हम लेते हैं सिंगल, या फेज हमारे पास होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम वेक्टर बनाते हैं वो क्या होता है, कास्मेट। और कास्मेट के बारे में ये वैल्यू भी याद रखना, 330 से लेकर 45 किलो बेस पेयर जो है वो इसकी एफिशिएंसी है, ये ट्रांसफर कर सकता है। सही? अच्छा बेटा, तो अब हम वेक्टर के बारे में, वेक्टर के चंद कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए कि वेक्टर के लिए जो है एज अ वेक्टर, लेट सपोज हम जो है सफर कर रहे गाड़ी में, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए कि आसानी से जो है सफर करे। AC होना चाहिए, जो उसमें हमारे पास बैठने के लिए कुर्सियाँ है वो कुछ अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा भी और भी बहुत से, वाईफाई होना चाहिए, चार्जर होना चाहिए, सारी चीजें। तो बेटा अब वेक्टर में देख लेते हैं कि वेक्टर जो कि ट्रांसफर कर रहा है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड द बैक्टीरिया, तो इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो उसमें आपने याद रखना है सबसे पहले, तो बेटा सबसे पहले इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक हो आपने याद रखना है वो है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्या? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई वेक्टर है और उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं है तो रिप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा। सो दैट्स व्हाई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा बेटा इसमें हमारे पास क्या है बेटा, जरूरी है इसका रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, दोनों कह सकते हो, रिकॉग्निशन या साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट। तो बेटा इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिस्ट्रिक्शन साइट किसके लिए? एंजाइम के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो उसको हम कहते हैं। और फिर एक से ज्यादा एंजाइम के लिए अगर मौजूद हो तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मौजूद है, लेकिन अगर एक से ज्यादा के लिए मौजूद है तो उसको हम कहेंगे MCS, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट, या उसको हम कहते हैं पॉलीलिंकर। क्या बेटा? पॉलीलिंकर। तो बेटा अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसमें से क्या है बेटा, एक से ज्यादा एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है तो ये अच्छा होगा। दिस व्हाट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेट्स सपोज ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट या पॉलीलिंकर जो है, इसमें दे हैव वो वेक्टर जिसमें हमारे पास हैव मोर देन या मेनी मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन साइट्स। सही है, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो फॉर मेन एंजाइम, फॉर मेन एंजाइम। सही है, फॉर मेन एंजाइम, फॉर मेनी डिफरेंट एंजाइम। डिफरेंट एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट इसमें मौजूद होगा। तो ये जो है हमें सिलेक्शन में क्या करता है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? तो बेटा इसके लिए लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक, लेट्स सपोज एक DNA जिसको हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, और उसमें ये है एक रिस्ट्रिक्शन साइट, लेट्स सपोज, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके लिए? लेट्स सपोज समा 1 के लिए है। तो बेटा अब क्या होगा, सिर्फ एक ही साइट है और समा 1 के लिए है। अब समा 1 अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? तो अगर इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट ऐसे 2-3 मौजूद है, ये पॉलीलिंकर है, वेक्टर है,
तो बेटा SmaI के लिए यहाँ पे जो है लेट्स सपोज KPN1 के लिए और इसी तरह HAE3 के लिए, इन तीनों के लिए मौजूद है। तो यहाँ पे मतलब इसमें हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट रिकग्निशन साइट्स मौजूद है, रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है। तो अब क्या होगा, SmaI नहीं है, खैर है कोई नहीं, KP1 जो हम इस्तेमाल कर लेंगे उसके लिए तो है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो दैट्स व्हाई दिस इज MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट इज आल्सो वन ऑफ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, अ गुड वेक्टर। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ गई बेटा कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट का जो है वो क्या फायदा है। इसमें आप जो है अगर एक एंजाइम अवेलेबल नहीं है दूसरा भी यूज करते हो, दूसरा अवेलेबल नहीं है तीसरा यूज करते हो, तो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके बेटा, तीसरा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो बेटा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं वेक्टर के बारे में, वो क्या है बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, अच्छा ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो पहले आपको मैं इसकी एग्जांपल लूं, फिर आपको बता दूंगा कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। आसान अल्फाज में इसको समझना है बेटा। सेलेक्टेबल मार्कर ये हमारे पास मोस्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, और ये रिकग्निशन साइट मोस्टली अक्सर इसी में होते हैं, सही है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, सच एज फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अभी आपको बताऊंगा, लेट सपोज पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एक जीन है, सही है, लेट सपोज। अब कैसे, तो बेटा ये है हमारे पास एक बैक्टीरिया, लेट सपोज, डन। अब इस बैक्टीरिया में हमने क्या किया है, हमने अपना जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है वेक्टर, लेट सपोज ये क्या है, वेक्टर, और इस वेक्टर में हमने अपना DNA इंसर्ट कर लिया है। क्या, DNA इंसर्ट कर लिया, ये हमारा जो क्लोनिंग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे अंदर लेकर आऊंगा बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इसके साथ मैंने क्या किया है, सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर क्या है बेटा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें मौजूद है। तो लेट सपोज ये है हमारे पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी इसमें एज अ सेलेक्टेबल मार्कर हमारे पास मौजूद है। तो ये है सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, ये अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया लेट सपोज, और इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, ये मौजूद है क्या बेटा, ये हमारा जीन है, और यहाँ पे जो है मौजूद है दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद है, लेट सपोज ये जो ब्लू से है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब इस बैक्टीरिया में आ गया है हमारा वेक्टर, डन। सेलेक्टेबल मार्कर समझा देता हूं आपको कि क्या होता है। अच्छा बेटा, ये वो बैक्टीरिया है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन इसके साथ मार्कर के तौर पर पहचानूंगा मैं कैसे, इस पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन से। अब मैंने इसकी कॉपी कर ली, लेट सपोज ये है हमारे पास एक प्लेट, और इसमें इसके डिफरेंट कॉपीज हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत से बैक्टीरिया आ गए, इसकी रिप्लिकेशन हमने की, बहुत से क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए हैं। अब बहुत से बैक्टीरिया आ गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं मेरा वाला बैक्टीरिया कहाँ है, अ लॉट ऑफ कॉलोनीज आ गए, अब मुझे पता नहीं मेरा वाला बैक्टीरिया कहाँ है। तो इसको मैं पहचानूंगा किसके जरिए, सेलेक्टेबल मार्कर के जरिए। कैसे, अब ये मुझे पता है कि वो बैक्टीरिया जिसमें मैंने अपना जीन इंसर्ट किया है उसमें मेरे पास मौजूद था पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है ना। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इससे स्टफ है, बहुत ज्यादा कॉलोनीज है बैक्टीरिया के, अब इनसे मैं अपना जो बैक्टीरिया है जिसमें मैंने अपना जीन डाला हुआ उसको आइसोलेट करूंगा। तो इसके लिए हेल्प करेगा मेरे लिए कौन, सेलेक्टेबल मार्कर। तो मैं क्या करूंगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ले लूंगा और इसके ऊपर, इस सारे कॉलोनी के ऊपर क्या करूंगा, डाल दूंगा। तो अब क्या होगा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन उसमें मौजूद है, तो बेटा वो पेनिसिलिन से नहीं मरेगा जो मेरा वाला है, क्योंकि उसमें क्या मौजूद है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मुझे पता है, सही है, उसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, सही है, और सिर्फ मेरा वाला रह जाएगा, और वो कौन सा है, लेट सपोज ये, और इसमें कौन सा है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा और ये रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्टेबल मार्कर के जरिए अपने DNA को आइसोलेट किया। समझ आ गई होगी बेटा ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। तो बेटा आसान से आपको बता दूं,
सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह यूज होता है। डन। ओके बेटा, तो सेलेक्टेबल मार्कर भी अगर एक से ज्यादा हो तो ये भी एक अच्छे वेक्टर की निशानी है। रिकग्निशन साइट भी अगर ज्यादा हो तो ये भी एक अच्छे वेक्टर की निशानी है। बेस्ट वेक्टर क्या है? जिसमें जितने ज्यादा सेलेक्टेबल मार्कर होंगे, जिसमें जितने ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? रिकग्निशन साइट फॉर डिफरेंट एंजाइम मौजूद होंगे। डन। जिसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड वेक्टर, तो वो क्या है? साइज। तो बेटा अब याद रखना, किसी वेक्टर का साइज जितना कम होगा, छोटा होगा, उसकी एफिशिएंसी टू ट्रांसफर द जीन वो ज्यादा होगी। तो बेटा साइज ऑफ वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफरिंग जीन। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफरिंग अ जीन क्या होगा? मतलब जितना साइज बड़ा होगा, जितना साइज बड़ा होगा तो उसमें हम बड़ा जीन ऐड नहीं कर सकते, उसके ऊपर उसमें हम बड़ा जीन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर साइज छोटा है तो उसमें रूम ज्यादा है, ज्यादा बड़ा जीन उसमें उसको कैरी करने की सलाहियत ज्यादा होगी। लेट्स सपोज बेटा ये है हमारे पास एक वेक्टर, सही, और ये बहुत बड़ा है। तो अब इनमें हम अपना डीएनए जो इंसर्ट करेंगे, तो बेटा ये खुद बहुत बड़ा है, तो इसमें बड़ा जो हम जीन है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो जितना बड़ा साइज होगा उतना उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, या जो हमारा जो डीएनए है उसको ट्रांसफर करने की एफिशिएंसी क्या होगी? वो कम होगी। खुद आप देख सकते हो बेटा। लेट्स सपोज मैं हूँ 10 किलो वजन, क्या करूंगा? आसानी से लेकर जाऊंगा। जितना जो है 10 किलो 15, और जितना बहुत ज्यादा होगा, अब उसको कैरी करना मेरे लिए क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई अब लेट्स सपोज एक कश्ती है, चलो मैं आपको आसान सा बता दूं। एक कश्ती है और लेट्स सपोज वो कितना वजन लेकर जा सकती है? 50 किलो। एक कश्ती है, लेट्स सपोज इस वेक्टर की मिसाल हमारे पास एक कश्ती की है, और एक कश्ती हमारे पास कितना वजन लेकर जाता सकता है? लेट्स सपोज 50 किलो। अब क्या होगा? इसमें हमारे पास जो कश्तीबान है और जो कश्ती चलाने वाला है वो हमारे पास क्या है? उसका वजन क्या है? वो 30 kg है। कितना है? 30 kg है। और 50 kg से अगर वजन ज्यादा होगा तो कश्ती डूब जाएगी। अब ये जो 30 kg वो क्या है हमारे पास? इसमें जो कश्ती वाला है वेक्टर के तौर पर, चलो ये वेक्टर हो गया, सही है, वो कश्ती वाला है, उसका वजन क्या है? 30 है। तो अब इसमें कितना रूम है और वजन लेकर जाने के लिए? तो 20। तो 20 kg से ये ज्यादा लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि फिर उसके बाद कश्ती डूबेगी। तो बेटा जितना इसका साइज बढ़ेगा, अब इसका वजन घटते होता है 40 kg हो कसते ना, सिर्फ लेट सपोज 10 kg वजन उड़ूशी नोरे कहते बचिया। इसमें क्या होगा? जितना आपके पास डीएनए वेक्टर का साइज ज्यादा होगा, उसकी ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए जो है वो क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होगी? वो कम होती जाएगी, सही है। और दैट्स व्हाई मैंने कहा कि साइज जो है जितना छोटा होगा तो वो क्या होगा? वो वेक्टर मोर एफिशिएंटली हमारे डीएनए को ट्रांसफर करेगा। तो बेटा वेक्टर के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो तो बेस्ट वेक्टर होगा, नहीं होगा तो उसमें तो हम डीएनए ऐड ही नहीं कर सकते, उसकी रिप्लिकेशन ही नहीं होगी। दूसरा बेटा उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, सही है। तीसरा बेटा उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और चौथा उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हो वो क्या होगा? बेस्ट वेक्टर होगा। डन। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर। पर वेक्टर की मैंने आपको एग्जांपल दी, फेज को भी यूज करते हैं और बैक्टीरिया को भी यूज करते हैं। लेकिन बेटा आते हैं एक वेक्टर की एग्जांपल आपको दूंगा, और डेट इज व्हाट? PBr 322। PBr 322 PBr 322। तो बेटा ये एक वेक्टर है जो कि डिजाइन किया गया है इन्हीं 4 कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। ओके बेटा, PBr 322 वेक्टर जो है इसमें हमारे पास क्या है बेटा? ये प्लाज्मिड है, PBr 322 प्लाज्मिड, और इसको मॉडिफाई किया है। अच्छा बेटा, तो ये क्या है बेटा? प्लाज्मिड है, नट बैक्टीरियोफेज, नट प्लाज्मिड। ओके बेटा, PBr 322 में पहला पॉइंट शाबाश, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है कि नहीं है? हाँ, इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। और वो किससे लिया है? तो वो एक और वेक्टर से लिया है, PBM1। किससे? PBM
PBM1 से लिया गया है। किससे लिया है बेटा? इसने जो है हमने लिया है PMB1, सॉरी ये क्या है बेटा? P उस फर्स्ट वाला से लिखा था, अच्छा PMB1 से लिया है। तो PMB एक और हमारे पास वेक्टर है, उनसे हमने क्या लिया है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन लिया है। और आपको पता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या होता है? जहां से हमारे पास रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बैक्टीरिया में 1 और यूकेरियोट में मैनी होते हैं। तो बेटा PBM1 जो है हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, किस में? PBr322 में। अच्छा दूसरा बेटा इसके बारे में याद रखना, इसका साइज, तो साइज भी इसका थोड़ा छोटा है और इसका साइज क्या है? 363, ये हमारे पास जो है 6363 जो है किलो बेस पेयर है। क्या है? किलो बेस पेयर। इसमें हमारे पास तकरीबन इसका साइज क्या है? जो इसमें रूम है बेटा, सॉरी 4363 किलो बेस पेयर है। कितना है? 4363 किलो बेस पेयर है। बेस पेयर आ जाए या न्यूक्लियोटाइड आ जाए, इससे एक ही मुराद है। तो इसका साइज तकरीबन 4363 किलो बेस पेयर है। और बेटा नॉर्मली जो हमारे पास वेक्टर होता है, मतलब जो कि डीएनए को इजीली ट्रांसफर कर सकता है, तो जो ऑप्टिमम रेंज है वो कितना है बेटा? तो ऑप्टिमम रेंज जो होना चाहिए वो 10 किलो बेस पेयर होना चाहिए। सही है बेटा? तो अगर 10 किलो बेस पेयर तक है तो बेटा ये इसको मोर एफिशिएंटली लेकर जा सकता है, आसानी से लेकर जा सकता है। जितना 10 किलो बेस पेयर से ज्यादा होगा इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये खुद कितना है बेटा? 4 तकरीबन किलो बेस पेयर है। तो इट्स मीन 10 किलो बेस पेयर तक जो है इसकी एफिशिएंसी वो हमारे पास क्या होगी? अगर किसी की 10 किलो बेस पेयर होगी तो वो मोर एफिशिएंटली जो है आसानी से इसको लेकर जाएगा। तो बेटा मतलब इसमें हमारे पास कितना? ये 10 है और ये क्या है? तकरीबन 4 हमारे पास बेस पेयर है। 4000 हमारे पास क्या है? बेस पेयर है। तो अब इसमें 4000 आ गया, तो 4000 मीन किलो, तो मैंने किलो लिख दिया था लेकिन ये अलग कर। अच्छा बेटा, तो अब ये क्या है? तकरीबन 4 किलो बेस पेयर है। ये हमारे पास क्या है? 4 किलो बेस पेयर है। 4000 है ना, तो 4000 से मुराद 4 किलो हो गया। तो इनमें तकरीबन 6 किलो बेस पेयर की एफिशिएंसी मोर मौजूद है। ये 4 है खुद, और इसमें तकरीबन हम 6 किलो बेस पेयर का जो जीन्स है वो ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इसका साइज भी हमारे पास क्या है? वो भी क्या है? वो स्मॉल है। तो इसका खुद हमारे पास मैंने आपको बता दिया साइज जो है वो 463 बेस पेयर है। किलो सॉरी मैं हटा चुका हूँ, 4363 बेस पेयर है। और बेटा मैंने आपसे क्या कहा कि ऑप्टिमम रेंज जो है वो हमारे पास जो कि आसानी से इसको ट्रांसफर कर सके वो 10 किलो बेस पेयर होना चाहिए। अब 10 किलो बेस पेयर से जब ज्यादा होगा तो इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो इट्स मीन इसमें कितना रूम मौजूद है? तो इसमें हम तकरीबन 6 किलो बेस पेयर का जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। डन? ओके बेटा, अगर इसकी समझ आ गई तो आगे जाते हैं। फिर दूसरा जो बेटा इसमें ओरिजिन रिप्लिकेशन साइज कापीज, तो बेटा ये तकरीबन जो हमारे पास 15 कापीज पर सेल बनाता है। एक सेल में ये तकरीबन कितने? 15 कापीज पर सेल बनाता है। तो ये भी एक अनदर जो है इसका पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा बेटा इसमें हमारे पास जो सेलेक्टेबल मार्कर है, क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा इसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर है, यहाँ पे आपको अलग, इसमें हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो 2 है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक है टेट्रासाइक्लिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए एंटी रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, और एक है एम्पिसिलिन के लिए, एम्पिसिलिन के लिए। डन? तो बेटा एम्पिसिलिन के लिए भी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें मौजूद है एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। और बेटा फिर MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, तो अब उसमें याद रखना, तो बेटा एम्पिसिलिन में हमारे पास यहाँ पे 3 एंजाइम के लिए, कितने? 3 एंजाइम के लिए रिकग्निशन साइट्स मौजूद है। तो कौन कौन से बेटा? तो ये आपने याद रखने हैं। इसमें हमारे पास है BAMH1, उसके लिए सॉरी इसमें हमारे पास मौजूद है PST1 और PVU1 और SEC1। तो बेटा PST1, PVU1 और SEC1, इन तीनों एंजाइम्स के लिए, 3 एंजाइम्स हैं, इन तीनों के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकग्निशन साइट किस में मौजूद है? एम्पिसिलिन में मौजूद है। और 2 ऐसे एंजाइम है जिसके लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट इसमें मौजूद है, वो है
H1 और इसके साथ BAMH1 और दूसरा हमारे पास जो है इसमें रिकग्निशन साइट मौजूद है किसके लिए, हिंद 3 के लिए। तो BAMH1 और हिंद 3 जो है इन दोनों एंजाइम के लिए रिकग्निशन साइट कहाँ पे मौजूद है, ये टेट्रासाइक्लिन में मौजूद है। आसान हो गया। तो बेटा यहाँ पे भी 2 एंजाइम के लिए रिकग्निशन साइट मौजूद है और यहाँ पे 3 एंजाइम के लिए रिकग्निशन साइट मौजूद है। तो ये और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू सेलेक्ट द व्हाट, मतलब 5 डिफरेंट एंजाइम्स हम यूज कर सकते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा हम यूज करते हैं फॉर कटिंग द फॉर द इंसर्शन एंड कटिंग ऑफ द DNA। अच्छा डन बेटा सेलेक्टेबल मार्कर की भी, तो इसमें हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी समझ आ गया, सेलेक्टेबल मार्कर और ये सारा। ओके बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके ऊपर, तो बेटा अब एक और बात बेटा आपको बता दूं। तो बेटा लेट सपोज अगर ये है हमारे पास PBR322 जीन है, PBR322 जो है ये प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, और ये है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए, और ये है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा। अब क्या है, एम्पिसिलिन को आपको बता चुका हूं, इसके लिए 2 एंजाइम हम 3 एंजाइम यूज करते हैं, PST1 और इसी तरह PVU और SEC1, ये तीनों, और इसके लिए टेट्रासाइक्लिन के लिए 2। तो लेट्स सपोज मैंने इस एंजाइम को यूज किया, PST1 या PVU1 या SEC1, इनमें से किसी एक को यूज किया किसके लिए, कटिंग के लिए। तो अब ये जो है कटिंग कहां पे लगाएगा, यहां पे लगाएगा, इस जीन में लगाएगा, यहां पे कोई कट लगाएगा। तो जब अब यहाँ पे कट लग गया तो मेरा जीन कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मैंने अपने जीन यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, क्यों, यूज किया था इनमें से कोई एक एंजाइम। तो अब वो मेरा जो डिजायर जीन है वो इंसर्ट हो गया कौन से, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में अब इंसर्ट हो गया। तो जब मैंने अपना जीन यहाँ पे इंसर्ट किया है तो बेटा ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन होगा ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। आप खुद सोचो यार, उसमें जो है बिगाड़ पे रखी है यहाँ पे। तो अब एज अ सेलेक्टेबल मार्कर में क्या यूज करूंगा, तो फिर मैं एम्पिसिलिन नहीं, क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो गया, मैं यूज करूंगा टेट्रासाइक्लिन को। दैट्स व्हाई ये सेलेक्टेबल मार्कर एक से ज्यादा होने चाहिए। अगर एक जो है हमारे पास इनएक्टिवेट हो तो दूसरा तो यूज करेंगे ना। तो दैट्स व्हाई अगर, और इसी तरह अगर मैं यूज करूं BAMH1 को तो फिर मेरा जीन इंसर्ट कहां होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा फिर क्या यूज करूंगा एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, फिर एम्पिसिलिन। तो एमसीक्यूज अगर आ जाए, इन PBR322 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन PBR322 इफ आई यूज PVU first enzyme for the cutting of the DNA and then insert for the cutting of DNA, तो एज अ PVU को मैं यूज करूं, then which antibiotic will be used for a selectable marker। तो किसको फिर, तो फिर ये यूज किया है तो फिर ये हमारे पास ये जीन क्या हो जाएगा, इनमें से अगर कोई यूज किया है तो ये जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। फिर मैं टेट्रासाइक्लिन को एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करूंगा। और अगर इस एंजाइम को यूज किया तो ये तो इन जीन इंसर्ट करेगा कहां पे, टेट्रासाइक्लिन में, यहां पे कट लगाएगा और फिर मेरा जीन इंसर्ट होगा यहां पे। तो दैट्स व्हाई ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर मैं उसको एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करूं। समझ आ रही है ना बेटा। तो बेटा इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन। यानी जब भी हम किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करें, लेट सपोज इन दोनों में से एक को, तो इसको यूज किया तो ये एम्पिसिलिन जीन में क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो है वो साइट खुल जाएगा और यहाँ पे हम DNA इंसर्ट करेंगे, तो दैट्स व्हाई एम्पिसिलिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। डन। ओके बेटा, फिर आगे जाते हैं नेक्स्ट। तो बेटा PBR322 हमारे पास ये वेक्टर था। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर ग्लू। नेक्स्ट ये वेक्टर के बारे में आते हैं। नेक्स्ट जो हमें चाहिए मॉलिक्यूलर ग्लू। तो मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है बेटा, लाइगेज एंजाइम है। क्या है, लाइगेज। और ये लाइगेज क्या करता है, 5 एंड फास्फेट, 5 एंड और 3 एंड जो हमारे पास OH है, इन दोनों के दरमियान क्या कर देता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल अपोजिट काम करता है किसके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, लाइगेज। अच्छा, ये हम हासिल किसे करते हैं, तो फेज से करते हैं, बैक्टीरियोफेज। और मोस्टली कौन सा बेटा,
T4 फेज, T4 फेज से हम हासिल करते हैं। तो बेटा T4 लाइगेज जो है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, T4 लाइगेज, और T4 लाइगेज जो है वो हम हासिल करते हैं T4 फेज से, सही। अच्छा बेटा, और दिस इज यूज फॉर मेकिंग फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड विच आर कट बाय व्हाट, या विच आर कट बाय व्हाट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके बेटा, लास्ट जो हमें चाहिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो है एक्सप्रेशन सिस्टम। क्या है? एक्सप्रेशन सिस्टम। तो एक्सप्रेशन सिस्टम क्या है बेटा? वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अब हम अपना क्या डीएनए डालेंगे और वो हमारे लिए कॉपी बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन सिस्टम। तो एक्सप्रेशन सिस्टम के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो सिंपल होना चाहिए, और उसका जो हमारे पास लाइफ साइकिल भी होना चाहिए, यानी जनरेशन जो इसके लिए टाइम है, जनरेशन टाइम भी हो, वो शॉर्ट जनरेशन हो, वो शॉर्ट हो। तो शॉर्ट जनरेशन टाइम और सिंपल हो। तो ये शॉर्ट जनरेशन टाइम और सिंप्लिसिटी किस में मौजूद है? बैक्टीरिया में मौजूद है। सो दैट्स व्हाई आई विल यूज बैक्टीरिया फॉर माय एक्सप्रेशन सिस्टम, सही। तो बैक्टीरिया सिंपल भी है और इसका जनरेशन टाइम भी वो क्या है, अप टू 20 मिनट्स के बाद ये अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई एक्सप्रेशन सिस्टम हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी बैक्टीरिया बेस्ट सूटेबल। ओके बेटा, तो ये सारा हमारे पास क्या था? दिस इज ऑल द रिक्वायरमेंट विच आर needed for recombinant DNA technology to make the recombinant DNA। recombinant DNA टेक्नोलॉजी में जो हम recombinant DNA बनाते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको आइसोलेट करना 3 तरीकों से हम करते हैं, आपको बता चुका हूँ। फिर उसके लिए हमारे पास कटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद जो है हमारे पास वेक्टर जरूरी है, वेक्टर के खास कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बता चुका हूँ कि ये होनी चाहिए। फिर PBR 322 वेक्टर का बहुत सा किस्सा आपको बताया, और इसके बाद लास्ट वन जो है लाइगेज एंजाइम चाहिए और एक्सप्रेशन सिस्टम। और फिर ये प्रोसेस किस तरह होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।